सबसे बड़ा अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोरोना महामारी, इसे इस दशक या फिर इस सदी का सबसे चर्चित शब्द कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शब्द का अगर असली मतलब जानना है तो उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया, उनसे पूछिए जिन्होंने इस दर्द को सहा, उनसे पूछिए जिन्होंने इससे लड़ाई की। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोरोना महामारी पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी त्रासदी कही जा सकती है। शायद ही पिछले 100 सालों में किसी महामारी से इतने लोगों की मौत हुई हो। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मात्र 22 महीने में यह महामारी विश्व भर में 49 लाख से ज्यादा लोगों की जान निगल चुकी है। शुरुआत में इस महामारी ने जो तबाही मचाई वो सभी को याद है। लोगों ने ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी देखा हो। सड़कों पर सन्नाटा, अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, घरों में कैद परिवार, ट्रेन से लेकर बसों के थमे पहिए और न जाने क्या क्या लोगों ने पहली बार देखा। लेकिन कहते हैं ना कि हर बीमारी या जख्म का, मर्ज का इलाज जरूर होता है। तो कोरोना जैसी बीमारी को भी इलाज मिल गया और वो मर्ज थी वैक्सीन। दुनिया भर के देशों के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन इजाद की और फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन का अभियान। भारत ने भले ही अमेरिका, चीन, रूस या फिर ब्रिटेन के बाद वैक्सीन को बनाया हो, लेकिन भारत ने वैक्सीनेशन में जो रफ्तार पकड़ी वो आज 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। मात्र 278 दिनों में वैक्सीनेशन ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया और देश को ये मील का पत्थर छूने में भले ही करीब 10 महीनों का वक्त लगा हो, लेकिन ये पिछले 2 से 3 महीनों में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार का कमाल ही है कि भारत इतनी जल्दी इस मुकाम को हासिल कर पाया। चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक देने वाले दूसरे नंबर पर आ गया है। इस पल को यादगार बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया और इस आयोजन ने विपक्ष को एक मौका दे दिया निशाना साधने का। विपक्ष ने सरकार पर वैक्सीन आने में देरी लगाने से लेकर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। यानी कि साफ है कि विपक्ष सरकार को किसी भी मोर्चे पर बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर क्यों गरमाई राजनीति? देश ने रिकॉर्ड बनाया, फिर भी विपक्ष आखिर क्यों कर रहा विरोध? कोरोना से जब लड़ाई तो पक्ष विपक्ष में आखिर क्यों ये लड़ाई? तो ऐसे ही कुछ बड़े सवाल जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। कोरोना वैक्सीनेशन पर क्यों गरमाई राजनीति? देश ने बनाया रिकॉर्ड, विपक्ष क्यों कर रहा विरोध? कोरोना से लड़ाई पक्ष विपक्ष पर क्यों आई? 100 करोड़ वैक्सीन, क्या है विपक्ष का सीन? वैक्सीनेशन में शुरुआती देरी, क्या रही सरकार की मजबूरी? विपक्ष के वैक्सीनेशन को लेकर सवाल, क्या सरकार देगी जवाब? तो वैक्सीनेशन को लेकर देश में रिकॉर्ड बन चुका है। 100 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच गया। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार, चीन के बाद भारत का नाम है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुए, लेकिन फिर भी विपक्ष हावी है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर देखा गया हर दल की तरफ से, चाहे फिर वो कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, और दल की तरफ से ये कहा गया कि देरी हो रही है। फिर वैक्सीन की डोज को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। आखिर अब जब 100 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है तो फिर सवाल क्यों? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव काका जुड़ रहे हैं, IMA नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं करूंगी वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी का। रवि जी, वैक्सीनेशन की शुरुआती तस्वीरों से लेकर आज तक हम अगर देखें, 16 जनवरी 2021 वो तारीख थी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ और आज 100 करोड़ वैक्सीन के डोज लगा चुके हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार हावी दिख रहा है, पहले देरी को लेकर, फिर डोज को लेकर। अब आंकड़ा जब पार हो गया उसके बाद भी किस तरह से लेते हैं आप इसको?
देखिए कोमल, कोरोना कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में जब सामने आई तो उससे निपटने का कोई अनुभव किसी भी देश के पास नहीं था। ऐसे में शुरुआती हड़बड़ी की बात केवल भारत में ही नहीं, बहुत सारे जो विकसित देश हैं जिनको स्वास्थ्य के मामलों में बहुत विकसित कहा जाता है, वहां भी बहुत सारी अनियमितताएं और बहुत सारे चीजें देखने में आई। अकेले भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। जब मेरा अपना मानना है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब बहुत स्मूथ हो गई है, शुरुआती उपलब्धता अनुपलब्धता की बात हो या फिर विभ्रम फैलाने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों का नकारात्मक एक रवैया रहा हो, माहौल भरा, उसके बावजूद आज अगर 100 करोड़ लोगों को देश के टीका लग गया है तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल, विपक्ष का काम है सरकार के कामों को पर सवाल उठाना, सरकार को घेरना, लेकिन ये कोई सरकार की मुझे लगता है कोई उपलब्धि नहीं है। देश में संघीय ढांचा है, बहुत सारे प्रदेशों में गैर बीजेपी गैर एनडीए सरकारें हैं, वहां भी टीकाकरण हुआ है, वहां की भी संख्या इस 100 करोड़ में जुड़ी है। तो ऐसे में दलगत जो राजनीति है उसको इतर रखते हुए, कोने पर रखते हुए, आज जो भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र के जो योद्धा हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैक्सीन के डेवलपमेंट में और उसके उत्पादन में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। कम से कम किसी की तारीफ तो करें। 100 करोड़ भारत जैसे देश में अगर वैश्विक आबादी के हिसाब से देख तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं फिर कहूंगा कि पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए हाशिए पर रख दें, तो हर्ड इम्यूनिटी, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इतना मैं समझता हूं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के मामले में ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संख्या की वजह से तीसरी जो लहर है उसके आने की जो गति है वो यकीनी तौर पर बहुत धीमी होगी। आज जो ये विश्लेषण किया जा रहा है कि भाई 30 करोड़ कोई डबल डोज लगी है, ये एक गलत दिशा में किया जा रहा विश्लेषण है। इसको स्वीकार करना चाहिए। भारत चीज ये है, ये जश्न इसलिए होना चाहिए कि जनता में टीकाकरण के प्रति शिथिलता ना आए, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जागृत हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बाद हमको जश्न मनाना चाहिए। अपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, दूसरे जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो व्यवस्था करने वाले प्रबंधन के लोग हैं, उन सबको खुले मन से धन्यवाद देना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि आगे टीकाकरण की गति और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी के पास चलेंगे। नरेश जी, आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, 100 करोड़ के पार यह आंकड़ा गया है वैक्सीनेशन का, और फिलहाल रफ्तार को देखा जाए तो इस बीच काफी तेजी से वैक्सीनेशन किया गया, लोगों में भी एक उत्साह अलग ही देखा गया, लेकिन तब भी विपक्ष की तरफ से अब आयोजनों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार कम नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर हो, आती दौर की हम रफ्तार को लेकर बात कर ले या डोजेस को लेकर बात कर ले, हमेशा विपक्ष के सवाल खड़े रहे। क्या कुछ कहेंगे? अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मत है वो पहले भी वही था, आज भी वही है कि वैक्सीनेशन और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही दो बचाव हैं। जो हमने सेकंड लहर का मंजर देखा है, हम सब जानते हैं, हमने जीती जागती मौत दिखी है, वो अभी भी शायद कोरोना का मामला निपटा नहीं है। अभी भी हल्का संदेह और हल्का डर अभी भी रहता है। थर्ड वेव पहले कही जाती थी कि सितंबर में आएगी, अब कहा जा रहा है कि शायद फरवरी में आ सकती है। तो मैं कहूंगा कि वो नहीं आएगी, अवश्य नहीं आएगी, लेकिन वो तब नहीं आएगी जब हम पॉजिटिवली सोचेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से सब गवर्नमेंट्स जिन्होंने पार्ट किया है, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स वाले, आईटी वाले, क्योंकि ये कोई छोटा कैंपेन नहीं था। आज से चंद महीने पहले या एक साल पहले हम सोचते तो 100 को वैक्सीन लगाना कोई आसान काम नहीं है। कोमल, मत भूलिए कि जब ये सेकेंड वेव नहीं आई थी,
फरवरी मार्च में हमारी वैक्सीनेशन 8-10 लाख भी नहीं होती थी, क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया गया था। इट इज ओनली आफ्टर द सेकेंड वेव, जब लोगों ने देखा कि ये बहुत नुकसान कर रही है, लोग पॉजिटिवली सामने आए और हमने 1.25 करोड़ या एक दिन तो 2.5 करोड़ भी किया। ये करके हम इस पे पहुंचे हैं। तो ये सब हमारे सब के लिए, इट इज मोर पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये जीत किसी इंसान की या किसकी हम ना कहें, तो ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी भी आप ये मत भूलिएगा कोमल, कोरोना इज नॉट ओवर। अभी भी हमें 100 करोड़ यूनिट और भी लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बने रहिए, मनोज जी के पास चलेंगे, सपा प्रवक्ता मनोज जी, आखिर ऐसा क्यों? वैक्सीनेशन चल रहा है, पहले देरी की बात कही गई, फिर डोजेस को लेकर कहा गया, और आज अगर आयोजन किए जा रहे हैं, 100 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, अगर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आयोजन किए जा रहे हैं कार्यक्रम, तो इसमें क्या बुराई है? देश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, इसमें क्या बुराई है? किस चीज को लेकर नाराजगी है? कोमल, नाराजगी नहीं है, ठीक है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। और ये भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है कि हर तरह के सफलता का उत्सव मनाया जाना चाहिए और हर तरह के गम में कम से कम संवेदनशील दिखना चाहिए। आपके का पोडियम है और आपके माध्यम से देश ये जानना जरूर चाहेगा और समाजवादी पार्टी ये जरूर जानना चाहेगी कि जब इसी उत्तर प्रदेश से समेत और पूरे देश में जब लोग कोरोना की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिक तरीकों का और इलाज का, स्वास्थ्य के प्रबंधन का व्यवस्था की गई, तो इस देश के प्रधानमंत्री अवैज्ञानिक बात करके, ताली बजा के, थाली बजा के, घरों में कैद करने के साथ साथ तमाम तरह की वो बातें की गई जिससे कि ये बरगलाया गया आम लोगों को, जागरूकता फैलाने के बजाय, बल्कि इस देश में जागरूकता फैलाने के बजाय बल्कि धर्मांधता फैलाई गई और उनके तरीकों पे काम नहीं किया। घरों में कैद रहने की उत्तर बात कही प्रदेश गई, की तो अगर इसमें क्या बात बुराई करें है कोमल, कोरोना अब से? खत्म करने, बिल्कुल बिल्कुल खत्म करने का मौका दे रही हूं आपको, लेकिन इस बीच ये भी सवाल, ताली और थाली बजाने की भी बात की गई। इसके प्रबंधन करने के बजाय ताली और थाली बजाने की भी बात की गई। इस देश का जो 80% व्यक्ति जो मजदूरी करके अपना पेट भरता है, उसको ऐसे छोड़ दिया गया। मुंबई से बिहार 2000 किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर कर दिया गया। और तब भी जब इस सरकार का और इस सरकार के सामंतों का पेट नहीं भरा तो उसको कुचला गया। उससे भी जब पेट नहीं भरा तो पुलिस लगा के, बैरिकेड लगवा के लोगों को पर लाठियां चार्ज की गई। और उससे भी जब पेट नहीं भरा कोरोना के दूसरे काल में कोमल, तो जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ रहे थे, देश समेत पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रांतों में जब लोग अपना दम तोड़ रहे थे, तो योगी जैसा सामंती व्यवहार का व्यक्ति ये कह रहा था कि अगर आप ऑक्सीजन की कमी दिखा देंगे तो आप पर एनएसए लग जाएगा, आप पर यूपीए लग जाएगा। तो जो लोग आज जश्न मना रहे हैं उनसे बस यही सवाल है कि इस देश को अंधकार में ढकेलने का लोग, और जिन घरों से लाशें निकल गई, क्या कोई ऐसा प्रबंधन है कि उन पे आप मरहम लगा पाए? ये पहली चलिए बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी के पास चल लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। धनंजय सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा ठीक जी। जो सरकार अपने रोज चारण घाट पर और अपने नायक के वंदना पर प्रवक्ता से लेकर के टीवी के कुछ चैनल में हजारों करोड़ खर्च होता है, उस सरकार में लोग वेंटिलेटर के अभाव में जान दे दिए। और वेंटिलेटर का ठेका किसको दिया गया? जो प्रधानमंत्री को बिरानी परिवार गुजरात का जो 10 लाख का सूट दिया गया, जिसका काम आभूषण बनाने का है, उसको इस देश के पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। और वो वेंटिलेटर जब अस्पतालों में पहुंचा तो लोगों की जान बचाने के बजाय लोगों की जान चली गई। तो ये जवाबदेही किसकी है? लोकतंत्र में तो कहा जाता है कि एक आंसू का एक कतरा भी सियासत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समुंदर हो जाना। तो जो ये बात मैं आपसे बता रहा हूं सिर्फ देखी और सुनी हुई नहीं है कोमल। हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बल्कि भारत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक दूसरे का हाथ बटाया, दूसरे के साथ आपत्ति में खड़े रहे। लेकिन सरकार ने और खास करके योगी सरकार ने सामंती व्यवहार का प्रदर्शन किया, लोगों को मरने पर छोड़ दिया। जब बरेली जैसे अस्पतालों में जहां कोविड के पेशेंट थे, अस्पताल की छतें टूट गई थी, वहां पानी की धार, ऐसी तस्वीरें आई कि कोविड लेकिन मनोज जी इस बीच एक्शन भी लिया गया है, ऐसे अस्पतालों को सील भी किया गया है। यदि आप बरेली के अस्पतालों की बात कर रहे हैं तो वहां पर उनको सील भी किया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया, कार्रवाई भी की गई है, ये भी आप बोल दीजिए। चलिए बीजेपी प्रवक्ता धनंजय जी के पास चल लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मनोज जी लौटूंगी आपके पास। ठीक, जो हम लोगों ने
मनोज जी, एक बार हम धनंजय जी की सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटती हूँ। धनंजय जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, कुव्यवस्था मनोज जी बोल लेने दीजिए, ठीक है, आपके पास लौट रही उनका वक्त। हमारे को पैनलिस्ट भी हमारी बात को कोमल जी, मैंने आपकी अपने को पैनलिस्टों की सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी है, शिद्दत से सुनी है, और मैं अपेक्षा रखूंगा कि सब डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए मेरी भी बात को सुनेंगे। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, न नारे हैं, न नीतियां हैं, न नैरेटिव्स हैं। जब देश की अभी हमारे को पहले डॉक्टर साहब और वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बता रहे थे कि पूरी दुनिया ने ऐसी वैश्विक आपदा को देखिए, बदतमीज लोग हैं, शांति से मनोज जी आपके पास लौटूंगी, उनका वक्त है, उन्हें बोल लेने दीजिए, ठीक है मनोज जी। सीना है मनोज जी जवाब देने दीजिए। धनंजय ठीक है, सुन लीजिए। ऐसा है, घरों को ऐसा है, उदास होते नहीं देखा। मनोज जी आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, सपा की तरफ से भी तो कह दिया गया था वैक्सीन को लेकर कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, बोल लेने दीजिए। कई सवाल तो सपा के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, बोलने दीजिए धनंजय जी को। बनारस में लाशों की ढेर नहीं देखा मनोज जी नहीं देखा क्या? चोर नहीं देखा क्या? लोग ठीक है धनंजय जी, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। एक इंसिडेंट बता दीजिए लोगों ने कुछ किया होगा इसके लिए, तो आज बड़ी बड़ी बातें करना पड़ता है, इनको चिंता हुई है इसकी। योगी सरकार ने हर कदम पर चारों तरफ अगर कोई नजर आ रहा था तो सिर्फ योगी 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 नजर आ रहे थे, और पूरे देश की जनता को अगर कोई नजर आ रहा था तो सिर्फ मोदी 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 नजर आ रहे थे। और रात से लाल करने वाले सरजू के पानी को आंसुओं की बात करते हैं, सड़क को लाल करने वाले लोग आप देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, ये जानती है कि थके हुए लोग हैं, थके हुए नेगेटिव हैं, और अच्छी बात भी सरकार के साथ राष्ट्र के साथ ये नहीं कर सकते, ये बदतमीज लोग हैं और किसी काम के नहीं है। देखिए मनोज जी, यदि आप सुनेंगे नहीं तो अगला सवाल आप सोच भी नहीं पाएंगे, तो उनको बोलने का मौका देंगे तभी आप सोच पाएंगे कि आपको पूछना क्या है। ऐसे आपके सवाल ना तो जनता सुन पा रही है, ना धनंजय जी सुन पा रहे हैं। पूछिए, मरते हुए लोगों को नहीं देखा? मरते हुए लोगों से कफन नोचते हुए नहीं देखा है आपने? मां गंगा में उतराती हुई लाशें क्या नहीं देखा? छुपे हुए थे, आपको किसी ने नहीं देखा, ये लाल टोपी वालों को किसी ने नहीं देखा, पूरे यूपी ने नहीं देखा। ये चुनावी मेढक है, बरसाती मेढक है, चुनाव में नजर आते हैं और इसलिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी जी के पास चल लेते हैं। पंखुड़ी जी सफाई जो है कम से कम चुनावी मेढक वाले लोग, ठीक है धनंजय जी और मनोज जी अगले को बोलने का मौका दीजिए। पंखुड़ी जी मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस की तरफ से हमने शुरुआत से देखा वैक्सीन जब नहीं आई थी तो कांग्रेस ने आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठाए कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। वैक्सीन जब आई तो ये कह दिया गया कि आखिर इतनी देरी क्यों, क्या उसमें अगर वैज्ञानिक कोई राय दे रहे हैं वो राय नहीं ली जाती, और अब जब आज सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उस पर भी आपत्ति आखिर क्यों? गोपाल जी ये वो लोग हैं धनंजय जी, पंखुड़ी जी को मौका दे दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो लोगों की जान से धनंजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी जी बोल रही है, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, ये सवाल दुनिया भर की एजेंसी ने, अन्य देशों ने उठाए हैं कि जो यहाँ पे फिगर दिए गए वो पूरी तरह से झूठे थे। जो मौतें हुई उनको छुपाया गया, जो ऑक्सीजन की कमी से, जो आपराधिक लापरवाही से मौतें हुई उन सबको छुपाया गया, उन पे पर्दा डाला गया। और जिस समय पूरा देश सेकंड वेव से गुजर रहा था, जब शमशानों में लाइन लगी थी, अस्पताल छोड़िए शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, उस समय भाजपा के सारे लोग घरों में ताले लगा के घुस गए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया, कोई एमएलए एमपी सड़कों पे नहीं नजर आया। और पूरे यूपी की जनता रोज देख रही थी 24 घंटा। धनंजय जी आपको मौका मिलेगा इसका जवाब देने के लिए, पहले सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ, जवाब लेने के लिए ही आऊंगी आपके पास। पंखुड़ी जी की सुन लेते हैं एक बार। देखिए, ये लोग चिल्लाने का काम करते हैं, चिल्लाने से आप जो मौतें हुई हैं वो परिवार जानते हैं, उनके पड़ोसी जानते हैं, उनके शहरवासी जानते हैं कि कितने लोगों की आपने हत्या करी है कोरोना काल में। आपके चिल्लाने से वो आंकड़े छुप नहीं जाएंगे, आपके चिल्लाने से वो लोगों की जान वापस नहीं आ जाएगी। कदम पर हर हॉस्पिटल में हर जगह नजर आए हैं। धनंजय जी
नजर आई है सरकार की। धनंजय जी, आपके सवाल ना तो पंखुड़ी जी सुन पा रही है, ना आप उनका जवाब सुन पा रहे हैं, तो 2 मिनट अगर शांत हो जाएंगे तो आप उनकी बात भी सुन पाएंगे और आप अपनी बात फिर रख भी पाएंगे। पंखुड़ी जी बोलिए। देखिए कोमल जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। वैक्सीनेशन एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस समय इस देश की जरूरत है। ये कोई आयोजन या इवेंट नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है और सालों सालों से बड़ी बड़ी बीमारियों को हमारे देश ने हराया है, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो पोलियो हो, हराया है। ये एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें कि हमने इतनी वैक्सीन लगा दी और बाकी दिन लोग खड़े रह जाते हैं मुफ्त निःशुल्क केंद्रों में जो सरकारी केंद्र है और उन्हें प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल जाती है जहां पे 1000 रुपए से ज्यादा की वैक्सीन लगती है, लेकिन सरकारी अस्पताल से लोग निराश होकर वापस जाते हैं। हमने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से हजारों लोग सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पे कहा गया कि वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उन्होंने घरों के आसपास में कैंप लगाए। तो पूरी तरह से कोविड के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे इस देश में लूट मचाई गई है। पहले पीएम केयर के नाम पे लूट मचाई गई, उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन के नाम पे लूट मचाई जा रही है। और ये जो निःशुल्क वैक्सीन बोलते हैं, क्या होती है निःशुल्क वैक्सीन? हम लोग क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं? ये भाजपा के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही है उससे हम वैक्सीन का खर्चा उठा रहे हैं। कहीं पे ये कहते हैं कि 35,000 करोड़ का हमारे पास फंड है वैक्सीन के लिए, तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है सरकार की नीतियों में। इतनी बड़ी इससे पहले डॉक्टर नरेश जी के पास चल लेते हैं। ठीक है पंखुड़ी जी, लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर नरेश, सपा प्रवक्ता को आपने सुना ही होगा, उन्होंने जो देरी को लेकर बात कही। अगर वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ये कहा गया जो देरी हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। फिलहाल उसके बाद जो तथ्य साफ हुए ये भी हुआ कि वैज्ञानिकों की तरफ से परखा भी जाएगा, लेकिन ये जो देरी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं? देखिए कोमल, ये सच्चाई है कि जो हमारी वैक्सीन की तैयारी फर्स्ट वेव के एकदम बाद शुरू हो गई थी, करते कराते हुए जो हमने वैक्सीनेशन 16 जनवरी को स्टार्ट किया था, उससे पहले आपको याद होगा कि हिंदुस्तान बिल्कुल सेफ चल रहा था। हालांकि यूरोप में और अमेरिका में दिसंबर में बहुत ज़्यादा केसेस होने शुरू हो गए थे। तो जो ये लॉजिस्टिक्स है ये वैज्ञानिकों के हाथ में होता है और साथ में जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कितना कोटा है, वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो हमें इतना याद है कि जो ये वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई थी जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। तो देरी तो मैं कहूँ ना कहूँ, एवरीथिंग हैज ए लॉजिस्टिक्स। कोई वैज्ञानिकों का काम मिनटों में नहीं होता, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। और लॉजिस्टिक्स होती है कि कितनी यूनिट बनाई जाएंगी, कितना जल्दी उसको बाहर निकाला जाएगा, कैसे उसको बूथ बनाए जाएंगे, वो कैसे आईटी नेटवर्क बनाया जाएगा। कुल मिलाकर एक लॉजिकल थिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी कि देरी का ये सटीक जवाब है। लेट मी कंप्लीट मैडम। उसका मतलब होता है कि इट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज ए ह्यूज टास्क टू थिंक टू गिव 100 करोड़ वैक्सीनेशन। अगर आज से साल पहले भी सोचिए तो हमें लगता था ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसमें मैं सबको बधाई देता हूँ और मोस्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव कम इन फ्रंट। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है और ये माना है कि हमें कोरोना से बचना है और जिससे बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कहीं ना दो चीजें हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि हमें आगे का सोचना चाहिए। चैलेंज अहेड 100 करोड़ अचीवमेंट है, बट हम ना भूलें हमें 100 करोड़ और भी लगाने हैं। अभी हमें 150 करोड़ लगाने हैं। द बिगर चैलेंज इज कि जो लोग मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो फर्स्ट डोज लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं सेकंड डोज की जरूरत क्या है, अब तो कोरोना खत्म ही हो गया है। वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है वैक्सीनेशन। जो देरी हुई उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो काबिले तारीफ है, लेकिन जो चैलेंज थे पहली वेव में देखा गया वो काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वाकई में सरकार ने जो काम किया उसके बाद जनता की तरफ से जो जागरूकता नजर आई वो काबिले तारीफ है। लेकिन अभी जी ये तमाम दलों को आपने सुना, उनकी बातें सुनी, और कहीं कहा जा रहा है कि देरी हुई, कहीं कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का ये जो आंकड़ा है ये गलत भी हो सकता है। और फिलहाल जो जिस तरह से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को लेकर बात उठी उसको भी लेकर कहा गया झूठा आंकड़ा। लेकिन किस दल से कितना सहमत हैं आप, किस तरह से विश्लेषित करेंगे? देखिए, ऐसे मसलों पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी सबको सुना,
कांग्रेस प्रवक्ता अभी कह रही थी, मेरा मकसद कांग्रेस की आलोचना करना नहीं है, मैं बस एक तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा भी कि देश में जैसे पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, पोलियो रेडिकेट पूरी तरह से उन्मूलन पोलियो का किया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितना वक्फा लगा, कितना अरसा लगा? इस वजह से नहीं लगा, करीब करीब 15-16 साल लग गए पल्स पोलियो अभियान को शुरू हुए, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने हमको घोषित किया पोलियो मुक्त देश। तो इसलिए नहीं कि कांग्रेस सरकार उस समय की उसने शुरू किया, एफिशिएंसी नहीं थी, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जैसे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पल्स पोलियो अभियान या कोई भी टीकाकरण अभियान आप देखेंगे तो कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो सुविधा 95 में उतनी नहीं थी, वो अब थोड़ी सी ज्यादा है। और अब मुझे लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना का जो कहर है, उसका जो क्वांटम है, उसको देखते हुए बहुत सारी चीजें, जैसे कि ठीक है दूसरी लहर के आसपास हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, कुछ प्रदेशों ने चालाकी बरतते हुए, दिल्ली जैसे प्रदेशों ने भ्रम की स्थितियां फैला के फालतू ऑक्सीजन डिमांड करके और अफरा तफरी का माहौल भी मचाया। हर तरह के लोग होते हैं। तो पल्स पोलियो अभियान के समय कोल्ड चेन मेंटेन करना, इसीलिए बार बार जो छोटे बच्चे थे घर घर जाके हर बार, यहाँ तो 2 टीके की बात हो रही है, पल्स पोलियो अभियान में तो एक उम्र तक जब भी अभियान चला तब 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई बच्चों को, केवल और केवल इसलिए कि उस समय कोल्ड चेन मेंटेन रखना ग्राउंड में भंडारण के जगह पे तो हो जाता है, लेकिन वहां से वैक्सीन को उठा के घर घर पहुंचाने के क्रम तक उसका वैक्सीन का तापमान सुनिश्चित रखना ये एक बड़ा संकट था। और जब से कोरोना के मामले में टीकों का उत्पादन शुरू हुआ, अगर शुरू में ही बल्क उत्पादन कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो देश के संसाधन का बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि उस समय उतने टेम्परेचर पर टीकों के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं थी और किसी देश में नहीं थी। तो जादू का घंटी नहीं होती है, वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज जो टैक्स वाली बात है कि भाई टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से है, तो आप मुझे बताइए 2019 के इलेक्शन में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें सबको न्याय के तहत अभी जो 6,000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के, उसमें 72,000 रुपए देने का वादा किया जा रहा था पर किसान, यानी 6 गुना, 6, 7, 8 गुना। तो वो पैसा कहां से आता? तो आप जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जब तक ये फ्री का झुंझुना पकड़ाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा, तब तक ऐसा होता रहेगा। चलिए पंकुड़ी जी के पास चले थे कांग्रेस प्रवक्ता। पेट्रोल डीजल वाकई कैसे कम हो जाएंगे? ठीक है पंकुड़ी जी, रवि जी को सुना होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमने जो बातें सुनी थी वो कहाँ कायम हुई, और अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं किस आधार पर? क्योंकि डॉक्टर नरेश को भी आपने सुना होगा, अगर देरी को लेकर बात करें तो कई लेवल क्रॉस करने होते हैं, और कोई आम बीमारी नहीं है। कोरोना एक महामारी है, पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी महामारी, और इसका इलाज जब पहली वेव थी तो लोगों को लग रहा था शायद ही इलाज मिल पाए। अब वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ उस पर भी आपत्ति, विरोध। देखिए, जो अभी हमारे साथी थे, शायद भाजपा के प्रवक्ता थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बातों से लग रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता थे। तो जो उन्होंने बातें करी यहाँ पर कि उत्पादन ज्यादा नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी स्टोरेज की, तो व्यवस्था स्टोरेज की बनाना किसका काम है? क्या वो सरकार का काम नहीं है? वो किसी और का काम है? जब आप जादू की छड़ी है क्या बहन जी? जादू की छड़ी है? पोलियो एरेडिकेशन में 16 साल लगा दिए आप लोगों ने। देखिए वो समय और हम लोगों ने, देखिए ये जो भाषा है, पहली बात है कि ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मुझ पर प्रहार क्यों कर रही है? ये एक भाजपा की प्रवक्ता की भाषा है। और लेकिन बात तो पंकुड़ी जी, अगर बहन जी पोलियो को लेकर जब बात हो रही है, 16 साल का जो वक्त, और उसको अब अगर कोरोना से कंपेयर करें तो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर जो वक्त काफी, इसको अगर हम WHO के अनुसार देखें तो WHO ने भी तारीफ की इस चीज की कि भारत में वैक्सीनेशन की जो स्थिति है उसको लेकर। कोरोना जिस सदी और जिस साल में हो रहा है, पोलियो के वक्त से बहुत दशक निकल चुके हैं। चलिए लौटूंगी पंकुड़ी जी आपके पास, मनोज जी के पास चले थे। मनोज जी, सपा की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए एक वक्त पर, वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो सड़क पर उतर आए सपा के कार्यकर्ता, तमाम नेता।
क्योंकि 100 करोड़ के बीच ने मुझे बुलाया है। तो बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इससे पहले हम सपा की तरफ से हमेशा समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो आम जनता है उससे जुड़े मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज। तो ये बात कहां से आ गई कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे? ये बात कहां से आ गई और क्यों आई? क्या ये वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई थी? इसको किस तरह से कह दिया गया? नहीं, ये तो सपा की तरफ से कहा गया है। ये तो आप बताएंगे कि आप जानते हैं। कोमल सुने, बिल्कुल सुन रही हूं। कोमल सवाल करने के साथ सुने भी, बिल्कुल सुन रही हूँ। यही तो हमारे नेता ने कहा कि ये जो वैक्सीन का जो इजाद हुआ वो देश के वैज्ञानिकों ने किया है, और जो लग भी रही है तो देश के टैक्स पेयर का और पीएम केयर फंड के पैसे से लग रही है, जिसमें देश के बच्चों तक ने अपने गुल्लक फोड़ के दान दिए हैं। उस पीएम केयर फंड का जो देश के प्रधान सेवक अपने पारदर्शी होने का रोज गाथा गाते हैं, वो देश के द्वारा लिए गए पैसे का हिसाब देने से डरते हैं। जब आरटीआई के तहत हिसाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक नहीं है तो आपसे सवाल करना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने उसमें डोनेशन दिया है। तो देश जो लोग पारदर्शिता का बात करते हैं, जो लोग पारदर्शी होने का बात करते हैं, वो कभी आचरण में रहा नहीं। और दुनिया के किसी कंट्री में भी जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगती है, वो देश के लोगों का है। और किसी वैज्ञानिक की तस्वीर लगी होती, किसी महापुरुष की तस्वीर लगी होती, तो अपने आत्मवंचना करने के तस्वीर से क्या लेना देना? जब काम बीमारी को भगाने का हो तो वैक्सीन लगाने का सवाल करना चाहिए। ठीक है, देश के नौजवानों का रोजगार, आर्य धनंजय जी आपके पास, जो देश के संसाधनों को बेच देती हो, जो देश की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ जो सरकार, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे कुछ और था, आप जवाब कुछ और ही दे रहे हैं मनोज जी। सवाल तो मेरा आपसे यही था कि जब ये बात कही गई थी, ये जवाब सटीक नहीं है। ठीक है धनंजय जी बोलिए। चोर है, चलिए मनोज जी, नोचने वाले चोर हैं। शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धनंजय जी बोलिए। लोगों के समूह से देखिए, टोटी चोर वाली पार्टी का जब तक आप साउंड नहीं डाउन करिएगा बात हो नहीं पाएगी कोमल। ठीक है मनोज जी, चोर वाली पार्टी का जब तक शुक्रिया आपका, नहीं करेंगे बात हो नहीं। धनंजय जी बोलिए। तो जी ये ऐसा है कोमल जी, देखिए सपाई प्रवक्ता और पूर्व सपाई वर्तमान कांग्रेसी नेत्री जो कह रही हैं, उनको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि देश के वो लोग, वो नर्सेज, वो हेल्थ वर्कर, वो डॉक्टर जो कोरोना काल में अपने जीवन को दांव पर लगा करके समाज की, राष्ट्र की सेवा में, अहरनी सेवा में लगे रहे और वैक्सीनेशन करते रहे लगातार, कम से कम उन्हीं को धन्यवाद दे देते। कम से कम इतना तो बनता है। लेकिन वो क्या है, उनका कहना है कि क्यों नहीं हो गया। अरे भाई, उनके नेता को पोगो खेलने से फुर्सत नहीं है, उसी तरह से वो समझ रहे वैक्सीनेशन के काम को भी। और इस देश की जनता ने समझ लिया है कि उनका खैर का कौन है और उसके साथ देश की जनता खड़ी है। और बड़े पैमाने पर जिस ढंग से सरकार ने काम किया है, युगांतकारी काम किया है। और हम समाज अंतिम आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है हॉस्पिटल के, उससे लेकर के हेल्थ केयर सेंटर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो वैज्ञानिक है, और देश की उन तमाम जनता को जो समय पर जाकर के वैक्सीनेशन लगवा रही है, जो समय पर जाकर के वैक्सीनेशन लगा रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने मिलने जुलने वालों को भी प्रोटेक्ट कर रही है। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक बधाई का पात्र है कि हम लोग 100 करोड़ तक पहुंचे हैं। और मौन में मुखर होना कोई मोदी से सीखे। ठीक है पंखुड़ी जी बोलिए। सीखे कि मौन रहने में कैसे मुखर हुआ जाता है, देश की सराहनीय सेवा कैसे की जाती है, 24/7 कैसे काम किया जाता है और कैसे एक युगांतकारी लक्ष्य को पाया जाता है, जहां तक बहुत से विकसित देश भी। पंखुड़ी जी बोलिए, उसके बाद डॉक्टर नरेश जी को भी सुनना है। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। ये जो 24/7 काम करने की बात करी जा रही है, 24/7 अगर किसी ने काम करा है तो हमारे हेल्थ वर्कर, धनंजय जी बोल लेने दीजिए। ठीक है, उन्हीं डॉक्टरों को सरकार ने पीपीई सूट नहीं दिए थे, उन्हीं डॉक्टरों को समय से वैक्सीन नहीं लगी, उनमें ही कई डॉक्टर थे जिनको जब कोविड हुआ तो अस्पताल में बेड नहीं मिला। ऐसे कई केस हमने देखे। कई डॉक्टर थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके, जिसमें गंगाराम अस्पताल था, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल थे, उन्होंने आकर कहा कि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। दिल्ली का बतरा अस्पताल था, कितने अस्पताल थे मैं नाम भूल गई, इतने अस्पताल थे, उन्होंने आकर कहा कि हमारा। इसका जवाब तो डॉक्टर नरेश ही दे देंगे। ठीक है, नरेश जी से ये जवाब ले लेते। नरेश जी, बेड्स को लेकर, पीपीई किट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई दे पाए।
बोलिए नरेश जी। कोमल जी मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। बिल्कुल कोमल जी मैं जवाब देने धनंजय जी, नरेश जी का जवाब ले लेते, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। आप उन्हें 2 मिनट दे दीजिए। धनंजय जी 2 मिनट दे दीजिए नरेश जी को। धनंजय जी नरेश जी को 2 मिनट दे दीजिए। एक इसमें कोई शक नहीं है, जब पहली कड़ाई से पेश आइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनो कोमल जी प्लीज मुझे गिव मी सम टाइम। मैं एक जो ग्राउंड स्थिति का जायजा आप सबको दूंगा तो आप हैरान होंगे। हाँ। इसमें कोई शक नहीं, वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारा जो कंट्री है वो इस किस्म के पेंडेमिक की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, ना कोई डर रहा था। ये तो एकदम जैसे छत गिर जाती है, जैसे छत गिर जाती है एकदम आई थी। तो उसमें कोई शक नहीं, इनिशियली हमें हर चीज में दिक्कतें आई थी, ग्लव्स से लेके मास्क से लेके पीपी किट से लेके दिक्कतें आई थी। लेकिन उसके बाद सब मामला, जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई तो सब मामला शांत हो गया था। हाँ। जब सेकंड वेव आई थी तो जब पहले सेकंड वेव दिसंबर में वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में और यूरोप में आ चुकी थी, हमारे देश में ये ऑलमोस्ट मार्च के आसपास आई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वी फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आपको बता दूं कोमल, हमारे तकरीबन 1800 डॉक्टर भाई अपनी जानें दे चुके हैं आज तक। और सोच के देखिएगा, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स प्लस 6.5 लाख डॉक्टर्स, और मान के चलिएगा इसमें से इनको हमें कोरोना मार्टर का स्टेटस दिया गया। लोगों ने सच्ची मुच्ची जान लगाई है। और मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें म्युनिसिपल वर्कर्स और पुलिस वाले लोग भी आते हैं, कई एनजीओज भी आती हैं, सब ने मिलकर मेहनत की है, तभी जाके इससे हम बाहर आए हैं। जहां तक एक वैक्सीनेशन का सवाल है, उस पर मेरे हिसाब से ज्यादा कंट्रोवर्सीज इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये अचीवमेंट तो है, ये अचीवमेंट तो है, लेकिन ये अचीवमेंट एंड ऑल अचीवमेंट नहीं है। हमें इसके बाद भी कुछ हासिल करना है। अभी हमें बच्चों को वैक्सीनेट करना है। अभी तो डर वहीं का वहीं है। हो सकता है ये कोरोना वायरस सिर्फ सो रहा हो, ये हाइबरनेशन में हो, अभी ये वापस भी आ सकता है। और यू नेवर नो कोमल कि अभी शायद कोई नया वायरस भी तैयार हो सकता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब, हमारा कंट्री इट हैज टू बिहेव लाइक ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, अभी ये नेशनल इमरजेंसी चल रही है। अभी हमें जागरूक रहना है और सबने मिलजुल के काम करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, बिना राजनीति के आगे बढ़ना है और इस कोरोना महामारी से लड़ते जाना है। धनंजय जी अब बोलिए। देखिए, इस देश के विपक्ष को हम ही से सीखने की जरूरत है। जब हम विपक्ष में थे, यूएनओ में जाकर के प्रधानमंत्री जिस समय नरसिम्हा राव जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, विपक्ष के नेता को, और वो देश के पक्ष में जाकर गरजे पाकिस्तान के खिलाफ। जब वैश्विक आपदा आती है तो राष्ट्र को एक होकर के एक पैर पे खड़ा होना होता है। और देश की 100 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहिए, जो आगे बढ़कर के, जिन लोगों ने वैक्सीनेट खुद को कराया, खुद को भी सुरक्षित किया और अपने आसपास को भी सुरक्षित किया। एक एक हेल्थ वर्कर, एक एक व्यक्ति, हम सारे लोग, चैनलों का भी धन्यवाद है जिन्होंने इस मुहिम को चलाए रखा, जिन्होंने सब मुलायम मुहिम को चलाए रखा, वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाए रखा, जो जलती रही, मामला आगे बढ़ता रहा और हम लोग इस वैश्विक आपदा से लड़ने के योग्य हुए। विपक्ष को सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। आप सरकार के खिलाफ रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ न हो जाए। आज देश आपको कांग्रेसी कहने का मतलब ही राष्ट्रद्रोही समझने लगा है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि एक मजबूत और सशक्त विपक्ष रहे, जिससे कि एक सशक्त लोकतंत्र रहे। लेकिन आपके पोगो खेलने वाले नेता इस तरह से आपको बना चुके हैं पार्टी को कि आपको पता ही नहीं है कि आप देश की जनता के खिलाफ खड़े हैं। जैसा हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे, आने वाली संभावनाएं क्या है, बच्चों को वैक्सीनेशन कैसे हो, इस पर क्या कांग्रेस ने कोई ड्राइव चलाई, क्या कभी कोई अवेयरनेस चलाया? बल्कि लोग कहते रहे कि मोदी की वैक्सीन मत लो, इनकी वैक्सीन मत लो। पंखुड़ी जी आ रही हूँ आपके पास में। काम किया, लोकद्रोही काम किया और सचमुच में ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोही एक्ट लगना चाहिए। और जो ऑक्सीजन की बात कर रही थी नेत्री, उसमें ऑक्सीजन के दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन, ठीक है रवि जी, जब हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की ऑडिट कराई, दिल्ली सरकार को दोषी पाया, छत्तीसगढ़ की सरकार, ठीक है धनंजय जी, ऑक्सीजन को रोका। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। पंखुड़ी जी आप बने रहिए, आपके पास लौट रही हूँ। रवि जी आपसे मेरा सवाल, हर दल अपनी राय रख रहा है इस बीच, और डॉक्टर नरेश की तरफ से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट एक दी गई कि आखिर देरी क्यों हुई, वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी है और आगे भी किस रफ्तार से चलना है, ये उन्होंने तमाम चीजें बताई। लेकिन फिर भी तमाम सवाल अभी भी विपक्ष की तरफ से खड़े हैं कि जो देरी की गई और वैक्सीन की जो डोज है और फिलहाल जो मैनेजमेंट था उसको लेकर कई चीजें कही जा रही। मैनेजमेंट को लेकर तो सभी समझ सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी आम बीमारी नहीं थी और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यही है और सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना महामारी का अंत नहीं हुआ है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है और हमको बहुत ज्यादा सचेत, चौकन्ना, सावधान
रहने की जरूरत है। जो भी कोविड-19 से निपटने के जो प्रोटोकॉल डॉक्टरी बिरादरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए हैं, उन पर हमें अमल करते रहना होगा। रही बात, देखिए, एक बहुत बहुत छोटी सी बात मैं बोलूंगा। आज हम जो हुआ है उस पर डिबेट के लिए बैठे हैं जी। और विपक्षी पार्टियां गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी हुई हैं। इतिहास जब लिखा जाता है, जब कोरोना चला जाए उसकी समीक्षा आप करिएगा, किसी की भी सरकार रही हो उसकी खूब जम के आलोचना कीजिएगा और अपने नेताओं की भी आलोचना कीजिएगा। शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह की असावधान बयानबाजी, लापरवाह, क्रिमिनल कहूंगा मैं तो, आपराधिक बयानबाजी जिस तरह से की गई, उसका भी उल्लेख कीजिएगा। लेकिन कोरोना बराए मेहरबानी, कोरोना गया नहीं है। बच्चों को जागरूकता, अभी बच्चों को लगना है टीका, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभी बाकी है। इस पर सियासत मत कीजिए, आप भी निकलिए, आप खुद टीका लगाइए और टीका जो सेंटर है टीका लगाने वाले, वहाँ लोग पहुंचे, उनके लिए सुविधाएं अपने पार्टी स्तर पर बनाइए। ठीक है पंखुड़ी जी, बोलिए। पंखुड़ी जी, ये मुद्दा एक ऐसा है, कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर जब हम बात करते हैं तो इसमें सबको एकजुट होकर देखना चाहिए। वो भाजपा प्रवक्ता है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं जब सवाल जवाब की, तो आज 100 करोड़ के पार जो आंकड़ा गया है, इसमें देश की जनता को शुक्रिया भी कहना चाहिए और उनको ये भी कहना चाहिए कि आगे और लोगों को भी जागरूक करें ताकि जो बचा हुआ आंकड़ा है वो भी वैक्सीनेटेड हो जाए। लेकिन जब इस तरह से आपत्ति जताई जाती है तो आपको नहीं लगता कि जनता और डिमोटिवेट हो जाएगी, जो आंकड़ा आगे बढ़ रहा है वो खिंच जाएगा? देखिए, देश की जनता को हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि इसी देश की जनता ने अपने परिवारजनों को बिल्कुल वैक्सीन एक साल पहले भी वैक्सीन लगाना चाहती थी। और सच्चाई ये है, आप कितना नाच गाना कर लीजिए, इवेंट कर लीजिए, ताली बजा लीजिए, सिर्फ 20% लोगों को दोनों डोज लगी है। और डॉक्टर साहब जो कह रहे थे नेशनल इमरजेंसी है ये, और अभी भी आप लोग जानते हैं कि एक डोज से बचाव नहीं होता है। बच्चों की कहा था डोज सितंबर में आएगी, अभी तक नहीं आई है। डॉक्टरों को, बुजुर्ग लोगों को, नर्सेस को जो बूस्टर डोज लगनी थी वो अभी तक नहीं लगी है। सिर्फ इवेंट करने से, अपनी फोटो लगाने से, अपनी नेतागिरी चमकाने से कोरोना नहीं जाएगा। यही गलती पहले करी थी कांग्रेस पार्टी ने, पिछले साल ही सचेत कर दिया था। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने उस समय लॉकडाउन नहीं किया। अगली वेव में भी बंगाल का चुनाव कराया, यूपी में पंचायत का चुनाव कराया, लाखों लोगों की हत्यारी है ये सरकार। ये सच्चाई है कि सिर्फ कोविड को फैलने दिया गया ताकि ये लोग चुनाव कर सके, सरकारें गिरा सके, सरकार बना सके, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लाखों लोगों की जान गई है और सबसे दुखद बात यह है कि उनकी आंकड़ों में भी गिनती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बोला गया है कि 40 से 60 लाख लोगों की हत्या हुई है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सब आज भी दबे चलिए, इसका जवाब लेंगे धनंजय जी से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरेश के पास चल देते हैं। नरेश जी, बच्चों की वैक्सीन को लेकर जब सवाल उठता है तो कई सारी चीजें सामने आती हैं। फिलहाल अब विपक्ष का एक ये नया सवाल कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर कहा गया था 2 सितंबर, लेकिन इसमें भी अब देरी। शुरुआत से लेकर सवाल ही सवाल, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की वैक्सीन, जो कि हमें पिछले 3 महीने से हम भी सुन रहे थे कि जो तीसरी वेव आएगी उसमें सब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो देरी का जो सिला है वो साइंटिस्ट के हाथ में होता है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है और जो ट्रायल्स होते हैं उसमें होता है। तो आज से शायद 2 हफ्ते पहले एक कोवैक्सीन वैक्सीन बच्चों के लिए अनाउंस कर दी गई है और कैडिला की वैक्सीन भी ऑलमोस्ट उसके ट्रायल पूरे हो चुके हैं और 2 वैक्सीन तैयार खड़ी हैं। डॉक्टर नरेश, मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी, क्योंकि पंखुड़ी पाठक हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका कहना कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर इसमें देरी की बात हो रही है, क्या इसमें कोई सरकार का भी योगदान रहता है जो देरी होती है, या फिर जब जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हीं के आधार पर ये देरी होती है? ये क्लियर करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कोमल, इसमें कोई शक नहीं है कि सारा जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो इमरजेंसी अप्रूवल चल रहा है। उसका नॉर्मल सब कुछ भी हम नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज वैक्सीन बनने में 2-2, 3-3, 5-5 साल लगते हैं, वो हम सारा काम महीनों में कर रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग एक्सपेडाइटेड। अब डिले कहाँ है हम इस बारे में दावे से कुछ नहीं कह पाएंगे, बट ये सच है
2 to 18 वाली जो हमारा सेगमेंट है, ईयर्स वाला जो सेगमेंट है बच्चों का, इसको वैक्सीनेशन हमें जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि वगैरह वगैरह इनको हम ऐसा वल्नरेबल सेक्शन मानते हैं जो आने वाले अगर कोई आएगा, कोरोना का वेव आएगा, तो सबसे पहले ये सबसे फ्रंट पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारी पिछले जो वेवें आई हैं उसमें ओल्ड लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं और यंग भी इन्वॉल्व हुए हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये डर सा बना हुआ है कि हमें बच्चों को वैक्सीनेट जल्दी करना चाहिए, और होपफुली नेक्स्ट 2-4 हफ्तों के अंदर हमें लगता है कि ये बच्चों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ टॉप प्रायोरिटी, एंड आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट बी डूइंग एंड रादर शुड डू एनफ टू डू एक्सपीडाइट इट। उम्मीद करती हूँ पंकुड़ी जी आपका जवाब नरेश जी से मिल गया होगा। धनंजय जी, आप बोल रहे थे पंकुड़ी जी का कहना कि जो वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर भीड़ देखी गई लेकिन डोज नहीं मिली, और फिलहाल बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने सवाल किए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहूंगा कि ये सेंसेबल बात वो कर रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन की चिंता चली कांग्रेस ने जताई, ये अच्छी बात है, हम लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका बहुत शिद्दत से जवाब दिया कि हमारे यहाँ उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रक्रिया में और उसको जांच में सालों लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल पर सारे काम किए जा रहे हैं, और जब तक कि सरकार सेटिस्फाइड न हो जाए, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब न करने की नहीं अभी वैक्सीन लगने की स्थिति में है, तब तक लगा देना, उल्टा कहीं रिएक्शन ना हो जाए, इसको लेकर के सरकार जब तक एक बार कंफर्म हो जाना चाहती है कि हाँ लगाने की स्थिति आ गई, फिर चूंकि सारी चेन बन चुकी है, सारा कुछ रेडी है, तो फिर काफी तेजी से हम लोग करेंगे इसको, और सरकार इसके बारे में पूरी तरह से सिंसियर है और जल्द से जल्द करेगी और पूरा करेगी। सारे बच्चों को, सारे लोगों को, देश के एक नागरिक को वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैं बात करूंगा इसमें कि राष्ट्र की बात है, पूरे देश को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको मिलकर के, एक एक व्यक्ति को मिलकर के, एक महामारी थी, वैश्विक महामारी थी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग सरकारों से गलतियां होती रही है, लेकिन सरकार ने जितने बड़े पैमाने पर जो युगांतकारी कार्य किया है, वो इतिहास में ऐसा न भूतो न भविष्यति कभी कैसा हुआ ही नहीं। जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, योगी जी के नेतृत्व में जो युगांतकारी काम हुए हैं, वो आश्चर्यजनक है, काबिल तारीफ है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और देश की एक एक जनता इस बात से मुतमईन है, संतुष्ट है कि जिस रफ्तार से, जितने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े देश को, छोटे छोटे देश, यूरोप के छोटे छोटे देश जिनका बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटी सी आबादी है, वो चरमरा गए, वो टूट गए, लेकिन हमारा इस देश सबल नेतृत्व के अंदर, और एक एक व्यक्ति का धन्यवाद है जो पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहा। और विपक्ष के वो कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हैं, जैसे हमारे कोपेलिस्ट कर रहे थे, जो उनके बयान आए, ऐसे बयान बिल्कुल नहीं आने चाहिए कि मैं मोदी वैक्सीन नहीं लगाओ, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अंत में रवि जी, मेरा आपसे सवाल फाइनल कमेंट के रूप में क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन की दृष्टि से हमने देश की स्थिति देखी, काफी सुधार आया, और चीन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा देश, वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। फाइनल कमेंट के रूप में क्या कुछ कहेंगे? कोमल जी, मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से तथ्यों को स्वीकार करने की जरूरत है। पूरी संवेदनशीलता से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मातम का वक्त हो तो मातम मनाया जाना चाहिए, लेकिन जब खुशी का माहौल बने तब खुशी भी मनाई जानी चाहिए। आप अगर 2-3-4 साल तक अंधेरे में ही बैठे रहेंगे, कोप भवन में बैठ जाएंगे, तो मुझे लगता है फिर रोशनी की थोड़ी सी भी किरण अगर आएगी, लगातार अंधेरे में आप रहेंगे तो आंखें चुधिया जाएंगी, खुलेंगी नहीं, हकीकत आपको दिखाई नहीं देगी। तो देश के विकास में सहायक बनिए, सत्ता पक्ष को जहां घेरना हो, जिस बात पर घेरना हो, खूब घेरिए, जम के घेरिए, लेकिन जो अच्छी बात हो रही है उस पर तारीफ भी कर दीजिए, और सरकार की तारीफ मत करिए, जनमानस की तारीफ कर दीजिए। 100 करोड़ लोग अगर वैक्सीनेशन के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार जा चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत से देरी या डोज को लेकर कई सवाल खड़े किए, आज कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बस इतना ही कहना कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कीजिए, एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कोरोना महामारी आम बीमारी नहीं, एक 100 साल में ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी जिससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं वैक्सीन का बड़ा योगदान है, तो इसके लिए जागरूक करिए और रहिए। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें